नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये देवी विद्याबुद्धिं च देहि मे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यहाँ उपस्थित सभी मनुपुत्रों को मेरा प्रणाम। मेरे गुरुजन भी यहाँ हैं, मेरे छात्र भी यहाँ हैं, और भी जिस तरह से भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को प्रणाम। डॉक्टर बीवी रमन वेबिनार सीरीज़ में बोलने का मौका मतलब मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात है, क्योंकि एएम मैगज़ीन पढ़ कर ही हम बड़े हुए हैं, या इन्हीं से सीखने का मौका मिला है। एस्ट्रोलॉजिकल मैगज़ीन में भी बड़े बढ़िया-बढ़िया आर्टिकल आते थे, आते हैं, और तो उनके बारे में जानकर, वहाँ से पढ़कर प्रेरणा मिलती थी ज्योतिष पढ़ने की। और आज इस मंच पर बोलने का मौका दिया गया सेंट्रल बॉडी द्वारा, उसके लिए धन्यवाद। विश्वनाथ जी ने बड़ी अभी प्रशंसा की, मतलब बता रहे थे मेरे बारे में, ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि मैं छात्र रहा हूँ और अभी भी छात्र हूँ, ज्योतिष सीखता हूँ आप सभी के साथ, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए। तो अब विषय पर आते हैं। क्या विषय है आज का? मेरे एंड से जो विषय होने वाला है वो नक्षत्र और गोचर का संबंध है। क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में क्वेरीज बहुत आती है। परमात्मा की कृपा से ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिला है कभी ना कभी, किसी ना किसी साल। तो गोचर में क्या होता था कि सवाल बहुत उत्पन्न होते थे कि सर कभी आप ये बताते हैं कि ये मेथड सही होता है, समटाइम यू से नहीं नहीं सेकंड मेथड से चेक करना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता था कि हमें किस चीज को फॉलो करना है, कौन से मेथड को फॉलो करना है। तो आज उसी टॉपिक पर मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो गोचर और नक्षत्र से संबंध रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। इनिशियल जब हम पढ़ रहे होते हैं ज्योतिष, तो हमें ये बताया जाता है कि वी शुड चेक ट्रांजिट फ्रॉम द मून। वाई मून? बिकॉज मून रिप्रेजेंट आर इमोशन। चंद्रमा मनसो जातः, मन का कारक है, उसी से गोचर का प्रभाव देखना चाहिए। और हम पढ़ते हुए साढ़े साती की बात करते हैं जो चंद्रमा से देखी जाती है। फिर हम मून से 3, 6, 10, 11 में मेलेफिक प्लैनेट के ट्रांजिट को अच्छा मानते हैं, और वो सब करते-करते हम थोड़े से मतलब मैच्योर या पकने लगते हैं। पकना मेरे कहने का मतलब है कि उसको समझने लगते हैं, क्योंकि फाइन ही ऐसे काम करता है। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, फिर अष्टक वर्ग आता है। अष्टक वर्ग में कहते हैं व्हाई ओनली मून? वी शुड काउंट ट्रांजिट फ्रॉम ईच एंड एवरी प्लैनेट इंक्लूडिंग लग्न। राहु केतु को छोड़कर फिर हम 8 फैक्टर्स पे चले जाते हैं कि नहीं, उन 8 फैक्टर्स से ट्रांजिट देखेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आता है, व्हिच इज़ करेक्ट आल्सो। मतलब मैं कहूँ कि फॉर माइक्रो एनालिसिस ऑफ ट्रांजिट वी नीड टू अंडरस्टैंड अष्टक वर्ग। चलिए जी, वो भी हो जाता है। फिर और एडवांस आते हैं तो पता लगता है नक्षत्रों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांजिट में, और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब आप नक्षत्र और ट्रांजिट को मैच करते हैं, कई मेथड बताए गए हैं इसमें, और हर एक मेथड की अपनी उपयोगिता है। आज के सेशन का मुख्य उद्देश्य मेरा ये था कि ये भी बताना कि कितने अलग-अलग तरीके हैं ज्योतिष गोचर को नक्षत्रों के साथ-साथ जोड़कर देखने के लिए, और ये भी शेयर करना कि जो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उसका रोल कहाँ पर है और क्या उसकी लिमिटेशन है। सबसे पहले नक्षत्र अंग फल के बारे में पढ़ने को मिलता है। फल दीपिका है, जातक वर्णम है, उसमें बताया गया है कि अंग फल होता है। जैसे शनि आज जहाँ ट्रांजिट कर रहा है, अपने जन्म नक्षत्र से देखिए कि वो कौन से शरीर कर
के अंग पर आ रहा है। एक मेथड होता है कि व्यक्ति के शरीर पर अलग-अलग नक्षत्रों को बिठाया जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम हर हिज और हर मून नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, 2 नक्षत्र दाहिने हाथ पर, 2 नक्षत्र बाएँ हाथ पर, कुछ नेत्रों पर, कुछ नासिका पर, ऐसे करके पूरे शरीर पर नक्षत्रों को बिठाया जाता है और ये देखा जाता है कि जिस ग्रह के भी गोचर की बात कर रहे हैं, सपोज़ सैटर्न की बात करें, तो सैटर्न आजकल ट्रांज़िट में किस नक्षत्र में है और वो शरीर के किस अंग पर आया। जिस अंक पर आया उसके आधार पर फलित कह दिया जाता है कि ये समय आपके धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, ये समय आपके विवाह के लिए अच्छा है या शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह की प्रेडिक्शन की जाती है नक्षत्र अंगफल द्वारा। और ये केवल शनि पर ही सीमित नहीं है, शनि कलानल चक्र है और भी इस तरह के चक्रास हैं, बृहस्पति के लिए है, सूर्य के लिए है, उसके आधार पर फलित किया जाता है। तो एक मेथड तो हुआ नक्षत्र अंगफल। दूसरा जो पॉपुलर मेथड है जिसका रूटीन लाइफ में भी हम यूज करते हैं वो है तारा। पढ़ते हुए ज्योतिष समझते हुए हमें बताया जाता है कि चंद्र नक्षत्र से तीसरा, पांचवा, सातवां जो नक्षत्र होता है वो प्रत्यरी, विपत, विपत, प्रत्यरी और वध तारा कहलाता है। और वहां पे कौन ट्रांजिट कर रहा है उसको जरूर देखना चाहिए। तो तारा के बारे में इस तरह से इसको और फिर एक्सटेंड किया जाता है कि 27 नक्षत्रों में कैसे-कैसे कौन-सी तारा में किस ग्रह का गोचर ज़्यादा अनिष्टकारी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं चक्रास पर, जो मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चक्रा फॉर प्रेडिक्टिंग ट्रांजिट और फॉर एनालाइजिंग ट्रांजिट रिजल्ट, जिसमें एक होता है सप्तश्लाघा चक्र। ये बहुत कॉमन है, लोग जानते हैं इसके बारे में। दूसरा होता है संघात चक्र, कोट चक्र एंड सर्वतोभद्र चक्र। अब ये 4 अगर हम, वैसे तो पहले ही मैंने कहा कि चंद्रमा से ट्रांजिट के बारे में बात करते थे, फिर एकदम हम अष्टक वर्ग को ले आते हैं, बताते हैं कि उसका रोल है। फिर नक्षत्र पर आते हैं और नक्षत्र में भी मैंने अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये भी कम मेथड है, इसके अलावा और भी मेथड हैं। हो सकता है कुछ मुझे पता भी ना हो, ऐसे और भी मेथड हों। तो यानी बहुत सारी चीज़ें हैं और फिर छात्र ये पूछता है कि सर अब फाइनली मुझे किस ओर जाना चाहिए? मेरा संशय ये है कि इनमें ये सब आपने बताया, मुझे समझ में भी आ गया, लेकिन अब लगाएँ किसे? तो पहले इन चक्र के बारे में बात करते हैं जो सप्तश्लाघा, संघात, कोट वगैरह है। सप्तश्लाघा चक्र में बहुत सीधा सिंपल तरीका होता है, 7 सीधी रेखा, 7 हॉरिज़ॉन्टल, 7 वर्टिकल लाइन खींची जाती है और उन पर 28 नक्षत्रों को बिठाया जाता है। 28 नक्षत्रों को बिठाया जाता है और वहाँ पर कौन-सा ग्रह चल रहा है उसको देखा जाता है। उस चक्र की विशेषता क्या है, या अगर मैं कहूँ कि उसके बारे में फल दीपिका क्या कहती है? फल दीपिका कहती है कि आपके जन्म नक्षत्र, आपके अनुजन्म नक्षत्र या कहूँ 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र, दोबारा बोलूँगा, आपका लूनर कॉन्स्टेलेशन जो भी है, चंद्र नक्षत्र जिसे कहा जाता है, या चंद्र नक्षत्र, 10th फ्रॉम इट एंड 19th फ्रॉम इट, ये 3 पर विशेष ध्यान दें कि इसका वेद तो नहीं हो रहा। वहाँ पर नेटल प्लैनेट्स को नहीं लिया जाता। मैं दोबारा बोलूँगा, सप्तश्लाघा चक्र में आप नेटल प्लैनेट को ना लेकर आप केवल फ़ोकस करते हैं जन्म नक्षत्र पर, अनुजन्म नक्षत्र पर और ऐसे 2-3 नक्षत्र और हैं, मतलब टोटल लिस्ट 6 की है, 6-7 की है। जिसमें हम सामुदायिक, संघात नक्षत्र इन सब के बारे में बात करते हैं। तो हम वहाँ से ट्रांज़िट को रीड करते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है संघात चक्र। संघात चक्र क्या करता है? संघात क्षमा कीजिएगा। इस चक्र में आपके नेटल प्लैनेट भी यूज़ होते हैं और आपके ट्रांजिट के प्लैनेट भी यूज़ होते हैं। इससे ऊपर वाले चक्र में नेटल प्लैनेट का ज़िक्र नहीं था, लेकिन इसमें है। इसमें आपके नेटल प्लैनेट्स भी यूज़ होते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ था, बृहस्पति कहाँ था, चंद्रमा कहाँ था और आज कहाँ चल रहे हैं। उसके आधार पर उनका वेद होता है। तो ये दोनों में मेजर फ़र्क ये आया। तीसरा कोट चक्र, जिसके बारे में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो इसके बारे में बाद में ज़िक्र करेंगे। सर्वतोभद्र चक्र की बात करते हैं, एसबीसी। सर्वतोभद्र चक्र के बारे में वो बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही, मैं कहूँ कि एसबीसी तो अपने आप में पूरा एक खुद कोर्स हो जाएगा, अगर हम उसको उसको डिस्कस करने लगे। आपकी राशि, आपका नामाक्षर, आपकी तिथि, किस तिथि पर आप पैदा हुए थे,
वगैरह वगैरह सबका इस्तेमाल होता है, तब जाके कहीं एसबीसी में वो एक्यूरेसी आती है। तो वो बड़ा एक एक्सटेंसिव और जैसे मैंने कहा कि एक लंबा विषय है, जो एक वेबिनार या सेमिनार में पूरा होने की संभावनाएं कम होती है। इसमें लगातार क्लासेस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। इन सब के अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे जो मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा और किताबों से भी पढ़ा। जन्म नक्षत्र पर भारी समय कौन सा होता है? कौन सा समय ऐसा है जो आपके नक्षत्र के लिए अच्छा नहीं है? सबसे पहले, जिस दिन सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण हो रहा हो या ट्रांजिट हो रहा हो। अभी थोड़े दिन पहले मकर संक्रांति निकली है, हम सब जानते हैं कि हर महीने संक्रांति आती है। तो संक्रांति वाले दिन, संक्रांति के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, सूर्य नहीं, सूर्य तो संक्रांति में ऑब्वियस सी बात है, अगर मकर से या इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, वृश्चिक से अगर धनु में जाएगा तो वो ज्येष्ठा से मूला में जाएगा, ये तो सबको पता ही है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में था जिस दिन सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा था। वो अगर आपका जन्म नक्षत्र है तो वो समय आपके ऊपर भारी रहेगा, एक। दूसरा, अन्य किसी भी राशि का एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट हो रहा हो और उस समय आपका जन्म नक्षत्र में चंद्रमा हो, तो उसको भी अच्छा नहीं माना गया। ग्रहण हो, स्वाभाविक सी बात है, ग्रहण लूनर ल्यूमिनरीज को होता है, लगता है। और जब ग्रहण हो उस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र ये बताएगा कि ये समय आपके ऊपर कैसा जाएगा, मतलब उसे नेगेटिव लिया गया है। इसके अलावा ग्रह युद्ध हो। अब ग्रह युद्ध के लिए आपको चंद्रमा के नक्षत्र को नहीं देखना है, यहां पर चंद्रमा के नक्षत्र को नहीं देखना है, ट्रांजिट वाले जिस नक्षत्र में ग्रह युद्ध हो रहा है। सपोज शुक्र मंगल की युति 28 डिग्री और 29 डिग्री के, शुक्र मंगल नहीं लेते, मंगल बृहस्पति लेते हैं, क्योंकि शुक्र मंगल में ग्रह युद्ध नहीं होता। अगर हम मंगल बृहस्पति की युति लें और मान के चलें कि वो कर्क राशि में सपोज 25 डिग्री की रेंज में है, तो हम कहेंगे ये ग्रह युद्ध आश्लेषा नक्षत्र में हो रहा है। और क्योंकि आश्लेषा में हो रहा है तो ये आश्लेषा पर भारी होगा। तो ये ग्रह युद्ध के केस में क्या करते हैं हम कि जहां प्लैनेटरी वॉर हो रही है उसी नक्षत्र पर फोकस करते हैं कि किस नक्षत्र में हो। ये इसको अच्छा नहीं माना गया। जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस दिन यदि जन्म नक्षत्र, अनुजन्म नक्षत्र या त्रिजन्म नक्षत्र हो तो मृत्यु आदि दुख फल प्राप्त होता है। ऑन दैट डे इफ देयर इज देयर बर्थ कॉन्सोलेशन अनुजन्मा और त्रिजन्मा, तो वो टाइम पीरियड स्ट्रेसफुल होता है। यहाँ पर छात्र एक सवाल पूछते हैं कि सर कितना समय, आपने तो बता दिया भारी है, अब कितने समय तक भारी है ये भी बता दीजिए, साल भर, 2 साल, कितने टाइम तक हम उसका नेगेटिविटी को फील करेंगे। तो जितने समय तक वो घटना रहेगी, जैसे सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करेगा, तो वो 1 महीना रहेगा, तो वो 1 महीना भारी हुआ। अन्य किसी ग्रह का किसी राशि में संक्रमण हुआ, वो भी उस पर निर्भर करेगा कितने समय तक वो उस राशि पे ट्रांजिट कर रहा है। तो ग्रहण के मामले में 4 महीने से 6 महीना और 2 महीना डिपेंडिंग अपॉन लूनर और सोलर एक्लिप्स फर्क आ जाता है। तो खैर इसको हम ऐसे देखते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी आज़माया, अनुभव अच्छा रहा और शास्त्रों में तो खैर बताया ही गया है। वो क्या है? मंगल जिस नक्षत्र में हो उससे तीसरा नक्षत्र यदि आपका है, मंगल आजकल जिस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, उससे थर्ड नक्षत्र यदि आपका है, तो वो अच्छा नहीं माना गया। पहले चलिए इसको पूरा देखते हैं, फिर मैं इसका फलित आपको बताता हूँ। तो मंगल जिस नक्षत्र में हो उससे तीसरा, बृहस्पति जिसमें हो उससे छठा, शनि जिसमें हो उससे आठवां, सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे 12वां नक्षत्र, इनको अच्छा नहीं माना जाता। इसको पुरोलता कहा जाता है और इसको नेगेटिव मानते हैं। अब अगेन वही छात्रों का प्रश्न दोबारा आता है कि सर कोई ना कोई नक्षत्र कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की तो लात पड़ ही रही होगी, कोई ना कोई तो लता, ये प्रोलता लगेगी ही, कभी मंगल की लग जाएगी, कभी बृहस्पति की, यानी अच्छा समय तो कभी रहना ही नहीं। तो इसका उत्तर ये है कि जो ग्रह, जैसे कि मंगल की बात की गई, मंगल जिस नक्षत्र से मंगल जिस नक्षत्र में उससे तीसरा नक्षत्र गिनने पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मंगल अश्विनी में है, तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो हम बोलेंगे कृतिका नक्षत्र के लिए यह समय मंगल संबंधित कार्यों के लिए शुभ नहीं है।
कृतिका नक्षत्र के लिए यह समय मंगल संबंधित कार्यों के लिए शुभ नहीं है। मंगल संबंधित मतलब जैसे आप बेसिक क्लास में पढ़ते हैं, हर एक ग्रह के कुछ कारकत्व हैं। भूमिपुत्र कहा गया है मंगल को। तो अगर आप रियल एस्टेट में कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं एंड यू कैन सी कि आपके जन्म नक्षत्र से मंगल से तीसरे नंबर पर आपका जन्म नक्षत्र आ रहा है, तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड इट फॉर सम टाइम। इसको गोचर में भी यूज़ करते हैं कि भई आज जो नक्षत्र चल रहा है, अगर मंगल की तीसरा वाला ही आज चल रहा है, तो भी अवॉइड करना चाहिए। एक, बृहस्पति जिस नक्षत्र में हो उससे छठा नक्षत्र यदि आपका हो, तो बृहस्पति संबंधित कार्य। अब बृहस्पति संबंधित कार्य क्या हो सकता है? फैमिली प्लान हो सकती है, संतान के लिए आप सोच सकते हैं और ऐसे जो जुड़े हुए काम हैं, तो वो आपको बचना चाहिए, उतनी अवधि तक जब तक बृहस्पति वहाँ गोचर कर रहा हो। शनि जिस नक्षत्र में है, उससे 8वाँ नक्षत्र यदि आपका है, जैसे अश्विनी में है और पुष्य आपका जन्म नक्षत्र हो, अश्विनी में यदि शनि चल रहा हो और आपका पुष्य जन्म नक्षत्र हो, तो ये कहा जाएगा कि उस अवधि में जब तक शनि वहाँ से गुज़र रहा है, तब तक कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव या कोई बड़ा कार्य करने के चक्कर में आप नुकसान उठा सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड दैट। तो यहाँ पर हम सूर्य जिस नक्षत्र में है, शनि जिस नक्षत्र में, उससे उसी से संबंधित कार्यों को हमें लेना चाहिए। ये नहीं कि एक जेनेरिक लाइन नहीं बोलनी चाहिए कि अरे! ये बुरा टाइम है। फॉर्च्यूनेटली जिन अध्यापकों से मैंने सीखा, वो इस बात के हमेशा विरोध में थे कि अच्छा-बुरा कुछ नहीं होता है। यू नीड टू पिन पॉइंट द इवेंट कि क्या बुरा? अगर बुरा आप बोल रहे हैं, तो कहाँ बुरा हो सकता है? कहाँ अच्छा हो सकता है? उसको देखना अति आवश्यक है क्योंकि क्लाइंट तो आपसे अच्छा-बुरा पूछने नहीं आया है, वो एक स्पेसिफिक क्वेरी लेकर आया है और आपको उस स्पेसिफिक क्वेरी का जवाब देना है। तो इसलिए इसको ऐसे देख सकते हैं। इसी तरह वीनस का, मरकरी का, राहु का, ये मून के कहाँ से वही पुरोलता वाला जो पार्ट अभी मैंने बताया, वो सब यहाँ पर लिखा है। आप इसको बाद में आराम से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं कोट चक्र। ये किस काम आता है? ये भी नक्षत्र आधारित है और बहुत ही जैसे मैंने कहा महत्वपूर्ण है फलित में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बनता कैसे है? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। आपने 4 स्क्वायर बनाने हैं, जिनका सेंटर एक जगह लेकर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। 3 स्क्वायर बनाया, चौथा बाहर वाला पार्ट हो गया। तो हमने ये क्या किया, हमने स्क्वायर शेप में सेंटर से अलाइन करते हुए 4 वर्ग बना दिए, 3 वर्ग बना दिए, क्षमा कीजिएगा और इसको कोट कहा। कोट किसे कहते हैं? कोट कहा जाता है दुर्ग को, कोट कहा जाता है किले को। श तो कोट का अर्थ हो गया कि फोर्ट हो गया और उसको हमने 4 भागों में बाँट दिया। किन भागों में बाँटा? जस्ट अ सेकंड। अ, हुँ। और इसको कोट कहा, कोट किले को कहा जाता है और इसमें जो बीच में व्हाइट कलर का आप जो स्क्वायर देख रहे हैं, वो है महल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान। जिसे आप महल का पिलर भी कह सकते हैं या उसको मर्म स्थान भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर राजा का वास हो। नॉर्मली जब किला बनाया जाता था, तो उसमें प्रयास ये किया जाता था कि राजा को जो सबसे सुरक्षित स्थान है, उसका जो महल होता था, वो सेंटर में होता था। और बाकी वो शहर फिर फैलता चला जाता था। तो उसी आधार पर जो सबसे मर्म स्थान है या जो पिलर है, वो है ये व्हाइट वाला बॉक्स। उसके बाद जो ये बाहर आप ये ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हैं, उस क्षेत्र को कहा जाएगा मध्य। यहाँ पर बाकी प्रजा और बाकी लोग जो आप सोचिए कि शहर के हैं, उन लोगों का निवास रहता है। इसके बाद जो बाहर रेड ज़ोन आपको नज़र आ रहा है, वो है एक तरह की बाउंड्री वॉल पहरा देने के लिए, प्रहरी स्थान, कि जहाँ पर महल की रक्षा के लिए लोग खड़े हैं या उसको सेफगार्ड कर रहे हैं। और जो बाहर की व्हाइट स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, उसको समझिए ये महल का बाहरी क्षेत्र है। तो हमारे पास किले के विभिन्न स्थान हुए। स्तंभ जो राजा का स्थान है, मध्य जो प्रजा का स्थान है और प्रकार या प्रहरी जो ये रेड कलर का मार्क है और उसके बाद सबसे बाहर बाह्य क्षेत्र। तो ऐसे करके हमने 4 स्थान बना दिए। अब अगर
किला है, फोर्ट है, तो अंदर आने का और जाने का रास्ता भी होगा। इसमें हमने ये 4 रास्ते बनाए, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये जो दिल्ली जैसा एरिया नहीं रहा होगा, बड़ा सिविलाइज़ तरीके से प्लानिंग के साथ ये महल बनाया गया होगा। तो ये जो बाहर जाने का क्षेत्र है, ये मार्ग आप देख रहे हैं, ये यहाँ से बाहर निकलने की जगह है। अगर कोई व्यक्ति महल से बाहर जाना चाहता है, तो वो इन 4 मार्ग का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई महल में अंदर आना चाहता है, तो उनके लिए अलग बनाया गया, ये जो डायगोनल जो 4 रास्ते हैं, ये महल में अंदर आने के स्थान हैं। वी कैन से ये अराइवल वे है और ये डिपार्चर का पथ है। आई रिपीट, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो अराइवल के लिए हैं, और जो बाहर निकल रही हैं या यूं कहें जो सेंटर में आ रही है वो डिपार्चर की है। तो वैसे अभी आपके सामने मार्क आ गए होंगे, तो ये रास्ते अंदर आने के लिए है। ठीक है जी, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने 3 स्क्वायर बनाए सेम सेंटर पे रख के, उनको नाम दिया, और उसके बाद हमने ये मार्क बनाया। आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये बाहर जाने का रास्ता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पे नक्षत्रों को स्थापित करना है। हमने यहाँ पर नक्षत्रों को बिठाना है। कैसे बिठाना है? देखिए, आप जानते हैं कि ज्योतिष में जो ऊपर वाली दिशा होती है उसको पूर्व दिशा कहा जाता है। की तरफ जो हमारा डायरेक्शन आती है, अ, या तो इसको हम उत्तर दिशा बोलते हैं। ये दशम भाव जो है वो साउथ को इंडिकेट करता है, और जो 7th हाउस है वो वेस्ट को। तो जो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये वाला कॉर्नर जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहां से आपने नक्षत्रों को स्थापित करना है। कैसे करना है? जो भी आपका जन्म नक्षत्र हो उसको यहाँ पर बाहर बाहर लिख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए मेरा रोहिणी नक्षत्र हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रोहिणी या 4, जो भी जिस तरह भी आपको समझ में आए, क्योंकि रोहिणी चौथे नंबर पे आता है अश्विनी से काउंट करने पर, तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया। उसके बाद जो अंदर आते हुए 5, 6, 7, 7वां नक्षत्र पुनर्वसु होता है, तो हमने क्या, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र मध्य भाग में आया। छठा नक्षत्र, ये जो रोहिणी मैंने अभी बताया आपको, और ये आर्द्रा, आर्द्रा जो है वो यहाँ पर मध्य स्थान में आया। 7 यानी कि पुनर्वसु जो है वो स्तंभ में, पिलर में आया। बाहर निकलेंगे वापसी, यहाँ से हम एंटर किए, डायगनली अंदर आए, और अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, तो अगेन यहाँ पर 8, 9 और ये 10। तो 9वां नक्षत्र, आप जानते हैं कि आश्लेषा होता है। आश्लेषा यहाँ पर प्रहरी स्थान में आया। मघा जो है वो 10वां नक्षत्र है, वो हमारा बाहर आया। इस तरह करते हुए आप यहाँ पे अलग-अलग नक्षत्रों को बिठा सकते हैं। वापसी यहाँ से अगली सॉरी, अगली दिशा से एंट्री करेंगे साउथ ईस्ट से। अब 10 वहाँ पर ऊपर आ चुका है, 11 यहाँ आएगा, 12 यहाँ, 13 एंड 14 अगेन महल के अंदर आ जाएगा। 15, 16 और ये 17 बाहर। इस तरह से आप एक जगह से एंट्री करें, दूसरे स्थान से बाहर चलें, और ये करते-करते आपके 28 नक्षत्र इंक्लूडिंग अभिजीत इस चक्र में आ जाएँगे। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ। स्क्रीन, वाइड स्क्रीन, पॉइंटर ऑप्शन, इरेज़र, ओके। हुँ। 1, 2, 3 अगर अश्विनी से आरंभ कर रहे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेंटर में आया, बाकी ये बाहर चला गया, फिर यहाँ से दोबारा एंटर, फिर ये बाहर। इस तरह से करते-करते यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने 28 नक्षत्र बिठा लिए। ये जो स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं, ये रोहिणी अश्विनी वालों के लिए हुई, क्योंकि हमने सबसे पहले बाहर अश्विनी लिखा है, 1 लिखा है। अगर आपका रोहिणी है तो बाहर 4 आ जाएगा, अगर आपका उत्तरा भाद्रपद है तो बाहर 27 आ जाएगा। 27 क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये 28 नक्षत्रों का हम ले रहे हैं, तो उसमें नॉर्मली तो 27 नक्षत्रों में 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद होता है, पर अगर आप 28 लेंगे तो वहाँ पर स्टार्टिंग होगी 27 से, उत्तरा भाद्रपद 27वां काउंट होगा। इस आधार पर आपको ये चक्र बना लेना है। ठीक है जी? तो ये बन गया, मान लेते हैं। बनने के बाद अब आप क्या करें?
अब 2-3 टर्म्स और समझ लीजिए, फिर सीधा फलित पर आते हैं। एक, अगर महल बनाया है तो कोई उसका महल का स्वामी भी होगा, उसे कोट स्वामी की संज्ञा दी जाती है। और अगर महल बनाया है तो कोई उसका प्रोटेक्टर भी होगा, जिसे कोटपाल की संज्ञा दी जाती है। अब ये कोट स्वामी और कोटपाल कौन होते हैं? कोट स्वामी होता है आपकी कुंडली में चंद्र राशि का स्वामी। आपका चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठा, राशि में बैठा है, उस राशि के अधिपति को कोट स्वामी कहा जाता है। इस पूरे कोट को कोट का मालिक समझिए, दुर्ग स्वामी कह लीजिए। और कोटपाल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। कोटपाल, आप इस तरह से जो स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं, इस पर हर नक्षत्र के अलग अलग चरणों के कोटपाल लिखे हुए हैं। अब इनका आधार क्या है? देखिए, हर एक अक्षर का आपको पता होगा, 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र के, और उसके कुछ अक्षर होते हैं, कुछ वर्ण होते हैं, उनके स्वर होते हैं। उन स्वर के स्वामी के आधार पर ये दिया गया है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको बाद में चाहें या अभी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आगे जब मैं करवाऊँ तो आपको ये चीज़ क्लियर हो कि मैं बता क्या रहा हूँ। तो अश्विनी से लेकर रेवती तक चारों चरणों के अलग-अलग कोटपाल यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें कुछ लोगों का ये भी मत है कि कोटपाल जो है वो नवांश पद, यानी कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई अश्विनी के चौथे चरण में बैठा है सपोज, तो वो नवांश कुंडली में कर्क राशि में बैठता है, तो कहा गया चौथे पद अश्विनी के स्वामी को चंद्रमा को लेना चाहिए। जैसे फॉर्चुनेटली यहाँ पे तो वैसे भी आ गया, पर अगर ये जो तीसरा पद है, तीसरे पद की बात करते हैं, अश्विनी के तीसरे पद में बैठा ग्रह कुंडली में नवांश में मिथुन राशि में जाता है। अब मिथुन का स्वामी बुध है, तो कुछ लोग यहाँ पर कोटपाल बुध लिखते हैं। अब उस मेथड में और इस मेथड में क्या अंतर है कि अगर हम कोटपाल ऐसे बनाएंगे तो राहु केतु कोटपाल कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो किसी राशि के अधिपति नहीं है। किसी राशि के अधिपति ना होने की वजह से यहाँ पर उनके नाम नहीं आएंगे। पर ये जो सेकंड मेथड है, ये थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट लगता है। यहाँ पर राहु भी आ रहा है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पुष्य के आगे अगर आप देखें तो 3 बार राहु है, 1 बार बुध का नाम है। तो इस आधार पर ये बनाया गया है। अब करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, इतना सब पढ़ने के बाद कोट चक्र के फलित की बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, शुभ और अशुभ ग्रहों को अपने कोट चक्र जो अभी हमने बनाया बड़ी मेहनत से, उस पर बिठाना है कि आजकल ग्रह कहाँ चल रहे हैं। कौन सा ग्रह श्रवण में है तो श्रवण के पास उसको लिख दीजिएगा। इस तरह से आपने ग्रहों को बिठाना है। शुभ ग्रह कहाँ होने चाहिए? तो भैया, महल का जो सबसे मर्म स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे हमने स्तंभ की संज्ञा दी, अगर शुभ ग्रह वहां हो तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हम नैसर्गिक शुभ ग्रह की बात कर रहे हैं, तो कहाँ होने चाहिए? एक तो महल के भीतर होने चाहिए। दूसरा, मैंने रास्तों की बात करी, अराइवल और डिपार्चर की बात करी। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे, या जिसको भी ज्योतिष की थोड़ी बहुत भी समझ है, उससे पूछा जाए कि आप क्या चाहेंगे, शुभ ग्रह अराइवल पर हो या डिपार्चर पर हो, तो मुझे लगता है कि आप सभी यही कहेंगे कि अराइवल वाला जो रास्ता है उस पे शुभ ग्रह मिल जाए, अंदर आते हुए मिल जाए, तो क्या कहना। तो यहाँ पर यही है। और अशुभ ग्रह बाहर जाते हुए अच्छे लगते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इफ इनऑस्पिशियस और क्रूअल प्लैनेट्स आर ऑन द अराइवल पाथ, अंदर आ रहे हैं महल की ओर, देन दे मेक अ डेंट इन द कोटा, और वो कोट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौन है क्रूर ग्रह? हम मंगल, शनि, राहु, सूर्य, केतु को इस कैटेगरी में लेते हैं कि अगर ये अंदर की ओर मार्ग पर हैं तो ये नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर ये प्रस्थान के रास्ते पर है, बाहर जा रहे हैं महल से, तो ये हमें, हमारे लिए बेहतर है, अच्छा फल देगा ये। कैसे अच्छा देगा कैसे नहीं, वो अभी हम एग्जाम्पल चार्ट से समझेंगे। तो एक तो ये बात आई। दूसरा, शुभ ग्रह अंदर आ रहे हो और आगमन पथ पर हो तो कोट को बल प्रदान करेंगे, और बाहर जा रहे हो तो थोड़ी सी टेंशन होनी बनती है कि यह शुभ ग्रह छोड़ के जा रहा है। तो जब शुभता कब छोड़कर जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, वो अनिष्ट का ही सूचक है। तो इसलिए इसको ऐसे देखें, पहली बात। दूसरा, जैसा मैंने अभी कहा कि महल के मध्य में, यानी कि पिलर में, और जो प्रजा वाला स्थान है वहां पर यदि शुभ ग्रह हैं तो वो दुर्ग भंग होने से बचाते हैं। वो कोट की रक्षा करेंगे। कोट की रक्षा करेंगे मतलब जो भी फलित है वो शुभ होगा, बेहतर परिणाम की तरफ इशारा करेगा।
और यहाँ ये क्यों लिखा है इन 12 नक्षत्रों पर शुभ ग्रह का होना आपदा से उद्धार करता है। देखिए अभी जो हमने वो इमेज बनाई थी कोट की, उसमें आपने देखा था कि स्तंभ भाग में एकदम सेंटर में वी हैव ओनली 4 नक्षत्र, 4 नक्षत्र होते हैं वहां पे। और उसके बाद मध्य में 12, प्रहरी में 12 और बाहर 12। ठीक है, 12 मैं क्षमा कीजिएगा गलत बोल गया, 8 8 8 और बीच में 4 होते हैं। कुल मिला के ये 28 हो जाती है संख्या। तो 8 8 को 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और बीच में जो 4 हैं उसको मिलाकर 28 नक्षत्र हो जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा बीच वाले जो 12 हैं, जो मध्य वाले हैं और स्तंभ वाले हैं, वहां पर शुभ ग्रह होना फायदा देता है और आपदा से उद्धार करता है। अगर उल्टा हो जाए, मध्य में और स्तंभ में क्रूर ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रह आपके बाहर प्रस्थान कर रहे हो या बाहर विराजित हों, तो ये अच्छा सूचक नहीं है, प्रॉब्लम देता है। कोट स्वामी और कोटपाल जो अभी हमने समझा, कोट स्वामी किसे कहते हैं? जो आपकी चंद्र राशि का स्वामी हो। और कोटपाल की मैंने अभी आपको टेबल दिखाई, वो कहाँ होने चाहिए? भैया रक्षक है अगर कोटपाल, तो कोटपाल को प्रहरी या भाई भाग में होना चाहिए। और कोट स्वामी जो भी ग्रह है, जो भी मालिक है, उसको महल के भीतर होना चाहिए, स्तंभ में होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए। अब होता क्या है, शुभ फलों के लिए कोट स्वामी को कोट के अंदर यानी कि स्तंभ में होना चाहिए। अगर इसका उल्टा हो जाए, कोटपाल, जैसे आपने ये पढ़ा कि कोटपाल महल के बाहर रहकर कोट की रक्षा करता है, द कोटपाल प्रोटेक्ट द कोटा बाय स्टेइंग आउटसाइड, हैविंग कोट स्वामी आउटसाइड एंड कोटपाल इनसाइड इंक्रीजेस द चांस ऑफ डैमेज टू द सिक्योरिटी ऑफ द कोटा। अगर महल का जो स्वामी है वो बाहर बैठा हो और कोटपाल अंदर बैठा हो, तो ये अपने आप में अच्छा सूचक नहीं है। क्यों नहीं है? ये ना ऑटो इम्यून डिसीज, क्योंकि कोटपाल, ये जो कोट चक्र है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? हम सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि कब लगाएं इसे, कब देखें इस चक्र को। जब आपके पास कोई प्रश्न लेकर आए कि ये व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है, आपको क्या लगता है, इज ही गोइंग टू सर्वाइव और नॉट, या ये किसी ऐसे कार्य पे जा रहा है जहां पे जान का जोखिम है, करना चाहिए कि नहीं, वहां पर इसको लगाइए। सेहत के बारे में प्रश्न आए तो वहां पे इसको लगाइए। अभी मेरे बाद जो वक्ता हैं श्रीनिवास जी, उनका विषय भी वैसे रोग और प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो भी बड़ा मतलब ज्ञान मिलेगा वहां पर, तो ध्यान रखिएगा। अभी मुद्दे पर आते हैं, तो ये वाला चक्र भी कहीं ना कहीं बीमारी, हाल जीत और कोई जान के जोखिम वाली चीजें हो, वहां पर कोटपाल, कोट स्वामी, कोट चक्र का इस्तेमाल मैंने किया है और बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिले। मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगा अभी। तो अब यहाँ पे ये जो लाइन आप पढ़ रहे हैं, क्या कि कोटपाल जो प्रोटेक्टर है वो तो अंदर आके बैठ गया, और कोट स्वामी जो महल का राजा है वो बाहर बैठा हुआ है। तो ये दिखाता है कि आपके खुद की बद परहेजी या आपके द्वारा लिए गए बुरे निर्णयों के कारण आपके शरीर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। समझ रहे हैं? कोट स्वामी बाहर और कोटपाल अगर अंदर है, तो जो प्रोटेक्ट करने वाला था वही अगर अंदर जाके बैठ गया है, तो आपकी प्रोटेक्शन नहीं हो रही है, और बद परहेजी जिसे हम बोलते हैं कि प्रॉपर मेडिसिन ना लेने की वजह से या खुद रिस्क लेने की वजह से आपको नुकसान आएगा, नुकसान होगा। आगे वक्री ग्रह पर भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वक्री ग्रह के लिए थोड़ा सा डिफरेंट वो हो जाता है, मतलब फलित हो जाता है। अब जब आपको पता है कि आगमन पथ है और डिपार्चर का पथ है, अब कोई ग्रह अगर आगमन पथ पर आता हुआ वक्री हो जाए, आपकी कुंडली में गोचर में कोई ग्रह आगमन पथ पर हो लेकिन वो वक्री हो जाए, तो इट इंडिकेट कि वो उल्टा जा रहा है, आ नहीं रहा है, वो वापस जा रहा है। तो ऐसे में उनको उसका फलित कैसे करें? देखिए, अगर वक्री ग्रह अंदर आने वाले पथ पर हो और वो शुभ ग्रह हो, अंदर आ रहे थे, शुभ ग्रह थे, एंड वी वर वेरी प्लीज्ड कि अरे भाई आएंगे और बेहतर बेहतर परिणाम देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आधे रास्ते में वो वक्री हो गए, तो ये अशुभ फल देने वाले हैं। वहीं जो ग्रह बाहर जा रहे हैं, क्रूर ग्रह सपोज बाहर जा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि सूर्य, मंगल, राहु, ये सब कोर्ट को छोड़ रहे हैं, विच इज गुड।
हमने कहा था बाहर की जगह, बाहर स्थानों पे वो अच्छा है प्रहरी में और बाह्य स्थान में, लेकिन अगर पता लगे कि वो वक्री हो जाए, मंगल वक्री हो जाए, शनि वक्री हो जाए, तो इसका मतलब है वो अशुभता की ओर आपको लेके जा रहे हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, बाहर जाने वाले रास्ते पे शुभ ग्रह हो, शुक्र बुध गुरु, चंद्रमा, चंद्रमा तो खैर वक्री नहीं हो सकता, शुक्र बुध गुरु की बात करते हैं, अगर वो बाहर जाने वाले रास्ते पे और वो वक्री हो जाए, तो इसका अर्थ ये है कि ये बेहतर परिणाम दे रहे हैं, जो चीजें छोड़ के जा रही थी वो वापस हमारे पास आ रही है। तो थोड़ा लॉजिकली इसको समझिएगा, और इसमें वैसे कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं। अगर आपको शुभ अशुभ पता है, आपको अराइवल डिपार्चर पता है, आपको महल का स्ट्रक्चर पता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसको कुछ कुंडलियों पे समझते हैं। ये कुंडली है 21 जून 1955 की, 7:55 किरतपुर पंजाब की। कर्क लगन है, exalted Jupiter in Lagna, exalted Saturn retrograde in 4th bhava. In the 12th we have Sun, Ketu, Chandra, Mangal. In the 11th bhava we have Mercury and Venus. ये ग्रहों की डिग्री आपके सामने ही रखी हुई है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के किस चरण में बैठा है। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमें यहाँ पर बाकी नेटल प्लैनेट से कोई खास लेना देना नहीं है। हमें फोकस करना है चंद्रमा के नक्षत्र पर, चंद्रमा की राशि पर, क्योंकि कोटपाल कोट स्वामी में हमें वही हेल्प करेंगे। हमने देखा कि इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कोट चक्र बनेगा उसका जो स्वामी होगा वो मरकरी होगा। एक, अब क्योंकि ये आद्रा नक्षत्र से कहानी चालू हो रही है, आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। कैसे? आद्रा देखिए यहां लिखा है सबसे पहला, ये इन्होंने, हमने जो बनाया था उसमें 3 बनाए थे, इन्होंने 4 बना के बाहर वालों को भी बाउंड्री में अंदर कर दिया है। तो ये जो आद्रा है ये बाहर है, पुनर्वसु पहरी स्थान पर है, पुष्य मध्य में है, आश्लेषा स्तंभ में है, पिलर में है, मघा अगेन बाहर जाते हुए, फिर पहरी स्थान पे पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी बाहर, ऐसे करके हमने ये चक्रा बना लिया। ठीक है जी। आद्रा से क्यों बनाया? क्योंकि जन्म नक्षत्र आद्रा है। कोट स्वामी कौन है? कोट स्वामी बुध है। कोटपाल कौन है? कोटपाल शुक्र है। आप देखेंगे आद्रा के उस चरण का जो भी स्वामी था वो कोटपाल बनता, तो वो शुक्र बनता है। अब हम क्या करेंगे, ये पत्रिका है 30 मई 2021 की। ये जो ग्रह बिठाए गए हैं इस महल के भीतर और कोट चक्र में, वो 30 मई 2021 के दिन के बिठाए गए। हमें ये जानना है कि 30 मई 2021 का दिन इस जातक के लिए, जिसका आद्रा नक्षत्र और वो किरतपुर साहिब वाली कुंडली है, वो कैसा जाएगा या क्या गया होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखें? सबसे पहले देखिए कि स्तंभ में कितने शुभ ग्रह हैं। मिडिल पार्ट में हमें उत्तर मिला केवल एक ग्रह बैठा है, वो भी शनि, जो कि नैसर्गिक क्रूर ग्रह है। ये अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि महल के भीतर तो हमें शुभ ग्रह चाहिए थे, पर यहाँ पे तो नहीं मिले। चलिए जी, कोई नहीं, मध्य भाग पर आते हैं। मध्य भाग पर गए तो हमें मिला कि स्तंभ में शनि है, मध्य में केतु और चंद्रमा है। आप देख पा रहे होंगे अनुराधा नक्षत्र में केतु लिखा हुआ है और अभिजीत में चंद्रमा लिखा हुआ है, जिस समय की कुंडली है उस समय। बाकी मध्य भाग में हमें कोई नजर नहीं आया। बाहर अगर आप देखेंगे, बिल्कुल बाहर जाके, तो मृगशिरा नक्षत्र में बुध शुक्र बैठे हैं, जो बाह्य है। अब इस कुंडली का कोट स्वामी बुध महल से बाहर है, कोटपाल शुक्र भी महल से बाहर है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है और महल से बाहर है। इसके बारे में अभी जिक्र करूंगा क्या क्या परेशानी आती है। अच्छा, केतु, अब ये हमने देख लिया कौन अंदर कौन बाहर, उसके आधार पे हुआ कि यार स्थिति ये कुछ खास अच्छी नहीं लगती, क्योंकि स्तंभ में शनि आ गया, क्रूर ग्रह आ गया, और बाहर आपके गुरु शुक्र चंद्र शुक्र बुध आ रहे। अब क्या करें? अब देखिए कौन डिपार्चर पे है, कौन अराइवल पर। मंगल महल के भीतर आने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि मंगल अराइवल पथ पर है। बुध शुक्र बाहर बैठे, उनको हम नहीं काउंट करेंगे। राहु डिपार्चर के पथ पर है, लेकिन राहु सदैव वक्री रहता है, केतु सदैव वक्री रहता है, तो वो जो डिपार्चर पे दिख रहे हैं, दे आर कमिंग बैक टुवर्ड्स स्तंभा, दे आर कमिंग बैक टुवर्ड्स स्तंभा, कि वो बीच में आने का प्रयास करे, केतु एज वेल एज सैटर्न।
ये जिस व्यक्ति का चार्ट था 30 मई 2021 के दिन वो उन्होंने अपने उनका उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी डेथ हो गई। और ये चार्ट क्यों लगाया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि जस्ट अ सेकंड। हाँ, हुआ क्या कि कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी। छात्र आके पूछते हैं कि सर, सेकेंड वेव में काफ़ी लोगों ने अपने प्राण खो दिए और बड़ी परेशानी आई, तो क्या क्या हम किसी को बता सकते थे कि ये समय हमारे लिए कैसा रहेगा? इसको कैसे देखना है? कैसे इसको अप्लाई करना है? तो जब ये बात हो रही थी तो कोट चक्रा क्योंकि पढ़ा हुआ था, तो और मैं खुद भी उस समय कोविड पेशेंट था, तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा आप डेटा कलेक्ट करें कि किन-किन की तबीयत खराब हुई और क्या-क्या परेशानियाँ आई। तो उन लोगों ने जो डेटा तैयार किया, उन उस डेटा पे जब हम काम करना स्टार्ट किया और कोट चक्र लगाया तो परिणाम बहुत ही सटीक मिले, बहुत ज़्यादा सटीक मिले। बीमार वो पहले से थे और क्योंकि प्राण खोना कोई छोटी बात ऑब्वियसली नहीं है, जीवन का अंत हो रहा है, तो वहाँ पर कोट चक्रा में इस तरह के संकेत पूरी तरह से दिख रहे थे कि ओके, ये टाइम इस जातक के लिए खराब होगा। अभी वापसी विषय पर आते हैं। ऐसे और भी चार्ट हमने किया था। किसी ने पूछा कैन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोट पाल एंड कोट स्वामी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स? प्रायोरिटी देनी है रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज, जो मैंने पाया है। अभी वापसी आते हैं और उसको समझते हैं। उम, ओके, सो हियर वी आर। ये हमने डिस्कस किया। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, छात्र ये भी पूछते हैं कि सर, ये आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में पैदा हुआ और इसके साथ ये घटना घटित हुई। क्या इसमें दशा का कोई रोल रहता है कि किस दशा में वो गया? क्या दशानाथ को भी देखना ज़रूरी था? तो वो मैं आपको अगले 2 चक्र के बाद बताता हूँ कि जब हमने इसको जोड़ा तो हमें क्या परिणाम मिला। ऐसी एक कुंडली ये है 4 मार्च 1970 की, 2:49 दिल्ली का जन्म है, कर्क लगन, मंगल दशम भाव में अलॉन्ग विद डेबिलिटेटेड सैटर्न, जुपिटर इन दिस 4th भाव retrograde, 7th house में we have moon and Mercury, Rahu, Sun, Venus conjunction in the 8th भाव। नेटिव बॉर्न इन उत्तराषाढ़ नक्षत्र, सेकंड पदा। हमने क्या देखना है? मैंने जैसे पहले कहा, फोकस सिर्फ कीजिए राशि पर, नक्षत्र पद और नक्षत्र के पद पर। तो क्योंकि ये उत्तराषाढ़ है तो हमने ये चक्र उत्तराषाढ़ से बना लिया। बनाने के बाद हमने अगेन यहाँ देखने की कोशिश की, वही चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई। इस कुंडली में कोट स्वामी बनता है शनि और कोट पाल भी बनता है शनि। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही प्लैनेट बने। उस कंडीशन में क्या देखना है वो मैं अभी बताता हूँ, पहले इसको समझते हैं। तो भैया ये चार्ट हमारे सामने है। हमने सबसे पहले स्तंभ से आरंभ करना है। स्तंभ में देखा तो हमें मिले केतु महाराज, उसके अलावा कोई भी नहीं है। फिर हमने मध्य भाग पर आए तो हमें मिला गुरु, शनि, सूर्य एवं राहु, ये सब मध्य में है। 4 ग्रह नजर आए, 4 में से 3 क्रूर ग्रह हैं, राइट? जो मध्य भाग में है उनमें 4 में से 3 क्रूर ग्रह हैं और उन 3 में से 2 महल में वापस एंटर कर रहे हैं। शनि अराइवल पथ पर है, वो अंदर आ रहा है। राहु डिपार्चर पर है, पर राहु सदैव वक्री रहता है, तो इसलिए वो भी अंदर आने का प्रयास कर रहा है। तो वी हैव वन मेलेफिक प्लैनेट इन द स्तंभा, सैटर्न कमिंग टुवर्ड्स स्तंभा, राहु इज आल्सो कमिंग इन द स्तंभ पार्ट, और जो जुपिटर हमें मध्य में दिखा भी, वो महाराज बाहर जाने के प्रयास में। ये एक चीज नजर आई। कोटपाल इसमें देखा जाए, कोट स्वामी देखा जाए, वो महल में अंदर आने की चेष्टा कर रहा है, विच इज कोट स्वामी होकर आना। अच्छा, अब ये जो सवाल आता है जो मेरे छात्रों ने मुझसे पूछा, वो ये था कि सर, शनि अब दोनों एक ही ग्रह बन गए, अब इसको बाहर बिठाएं या अंदर बिठाएं? राइट, क्योंकि आपने कहा कोटपाल को प्रहरी स्थान में या बाह्य स्थान में होना चाहिए और कोट स्वामी को महल के भीतर होना चाहिए। अभी तो दोनों को, एक ही को आपने सारी वो दे दी है, पोर्टफोलियो दोनों दे दिए हैं। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें ये देखना है कि वो नैसर्गिक स्वभाव उस ग्रह का क्या है। अगर शनि है तो उसका नैसर्गिक स्वभाव है क्रूरता, तो उसको हमें बाहर रखना है।
अगर यही कोट स्वामी कोटपाल बुध बन जाए, बृहस्पति बन जाए, शुक्र बन जाए, चंद्रमा बन जाए, तो हम कहेंगे फिर वो मध्य में और जो ये स्तंभ भाग है उसमें होना ज्यादा लाभकारी। इस जातिका ने भी कोविड के ही समय अपने प्राण खो दिए और 1970 की कुंडली थी, जैसा कि अभी आपने देखा, ज्यादा कोई बड़ी एज नहीं थी, बट अनफॉर्चुनेटली इनके साथ भी वो कोविड अवधि में वो चीज हुई। तो अगेन यहाँ पर भी इस तरह की परेशानी देखने को मिली। इसके बाद ये एक चार्ट है, ये 25 अक्टूबर 1946 का है, शाम 6 बजे की कुंडली है, दादरी उत्तर प्रदेश का। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर मेष लगन है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली हाँ, चलो मुद्दे पर आते हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि 25 अक्टूबर 1946 का चार्ट है। स्क्रीन आप देख पा रहे हैं सभी? Just went off. Can you share it again, please? Just now. Just now. टाइमली याद आ गया। अभी आगे बढ़ने के बाद देखते तो दिक्कत आती। ओके, चलिए। केबी ने प्रश्न पूछा था कैसे विवेचना करें यदि कोटपाल और कोट स्वामी एक ही ग्रह हो। अभी आपने देख ही लिया, उसके बारे में फॉर्चुनेटली पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया। अब स्क्रीन दोबारा मैं शेयर करता हूं, कहाँ थे हम? ये चार्ट था 25 अक्टूबर 1946 शाम के 6 बजे, दादरी उत्तर प्रदेश। इस कुंडली में अगेन चंद्रमा इज इन स्वाति, थर्ड पदा, एंड मून साइन लॉर्ड इज वीनस, तो कोट स्वामी बिकम वीनस। इसको हमने देख लिया और अब हमने चक्रा बनाया। ये चक्रा है 11 जून 2001 का, उस समय के ग्रह बिठाए। अब इसमें हमने स्वाति से चालू किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें कोट स्वामी था शुक्र, कोट स्वामी है शुक्र, और कोट पाल है चंद्रमा। फिर वही स्तंभ से आरंभ करते हैं। स्तंभ में देखते हैं तो हमें मिलता है कि मंगल और शनि दोनों बीच में बैठे हैं। मध्य भाग में जाते हैं तो हमें मिलते हैं केतु महाराज मूल नक्षत्र में, धनिष्ठा में चंद्रमा, मृगशिरा में सूर्य, बुध और गुरु। कुल मिलाकर मध्य भाग में बहुत सारे ग्रह हैं, जिनमें 3 शुभ और 2 क्रूर हैं। जो बुध गुरु है वो बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कोट स्वामी की स्थिति को देखते हैं। कोट स्वामी कहाँ है? कोट स्वामी शुक्र बनते हैं। इस कुंडली में शुक्र कहाँ नजर आ रहे हैं? शुक्र महाराज कहाँ है भाई? वीनस। ओके, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अश्विनी नक्षत्र में है वीनस। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अश्विनी नक्षत्र में है, जैसा कि आपने बताया। हाँ जी, ओके। हाँ, वो नीचे मेरा स्ट्रीम यार्ड का लोगो आ रहा था ना, तो मैं इसीलिए नहीं देख पाया। एनीवे, तो आपने कहा कि कोट स्वामी जो है शुक्र, वो तो महल के भी बाहर है, ठीक है जी। और महल के भीतरी स्थान में 2 क्रूर ग्रह हैं। चंद्रमा जो कोटपाल है वो भी महल के भीतर आने का प्रयास कर रहा है। ये तिथि 11 जून 2001 को इस व्यक्ति ने एक कार एक्सीडेंट में अपने प्राण खो दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारे वही कुंडली क्यों ले रहा हूँ जिनकी जो जा चुके हैं? उसका कारण ये है कि अभी खैर कुंडलियाँ चेंज भी होगी, पॉजिटिव वाले भी लेंगे, सारी नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये मैं लगाना कब चाहिए। जहां तक मेरी समझ है, कोट शरीर को के साथ इसको जोड़कर देखा गया है और ये बताया गया है कि कब कब आपके शरीर पर जोखिम आ सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, हॉस्पिटलाइजेशन, हार या जीत वाला मैटर या कोई ऐसा और रिस्क वाला काम, उसी समय उस अवधि में मैं इसका प्रयोग करता हूँ। अन्यथा संघात चक्र बहुत अच्छा चक्र है, जो आपको नेटल प्लैनेट और आज के करंट प्लैनेट के साथ जोड़कर बताता है। सप्तश्लाघा का अपना रोल है, वो भी मैंने डिस्कस किया। तो हर एक चक्रा की अपनी खूबियां और अपनी लिमिटेशन होती है। ज्योतिष में है, ये अलग अलग विषय हैं, तो हर एक विषय के कुछ अपने जोन होते हैं जिसको वो बहुत अच्छे से, उसमें आपको सक्सेस रेट आपकी बहुत अच्छी रहेगी और उसको आप हर जगह लगाने का प्रयास करेंगे तो उसका उत्तर सही नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझना होगा कि जो अलग अलग चक्रास हैं इनकी रेलेवेंस अलग अलग है।
एक जगह नेटल प्लैनेट को ले रहे हैं, एक जगह आप पुत्री जन्म, मनु जन्म, संघातिक चक्र को संघातिक नक्षत्र को ले रहे हैं, राइट? फिर सर्वतोभद्र में आप तिथि भी ले रहे हैं, आप नामाक्षर भी ले रहे हैं। यहाँ तो केवल हमने ये 2 ही चीज पे ध्यान दिया है, चंद्रमा के नक्षत्र और चंद्रमा की राशि। अब एक बात और समझिएगा भाई, स्वाति थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। स्वाति नक्षत्र में ये जातक पैदा हुआ था, जैसा हमने देखा। 28 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र स्वाति है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में लगभग 3.45% लोग स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ठीक है जी, लगभग 3.5-4 हर तीसरा चौथा आदमी स्वाति, 100 में से हर तीसरा चौथा आदमी स्वाति नक्षत्र में हुआ है। अब उसमें भी किस चरण में पैदा हुआ है उसके आधार पर कोटपाल बदल जाएगा। अगर हम वो भी लगा लेते हैं तो 1% यानी 100 में से हर एक आदमी का स्वाति नक्षत्र और पर्टिकुलर वही पदा होगा। अब सब तो नहीं प्रस्थान किए, सब तो अभी भगवान की कृपा से सब जीवित हैं, केवल इसी व्यक्ति पे क्यों कष्ट आया? वो इसलिए आया क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं गोचर की। चार्ट में संभावनाओं को देखने के बाद गोचर का प्रयोग करना अच्छा फल देता है। सीधा सीधा गोचर हर किसी के लिए बोल दोगे तो वो ये बड़ा जेनेरिक सी बात हो जाएगी, जैसे हर एक को 7.5 बता दी जाती है, जिसकी भी चल रही हो। पर हर एक 7.5 में बड़ा अंतर आता है। आपकी दशा क्या थी, आपकी कुंडली में नेटल प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी, उस आधार पर इसको समझिएगा कि इसका प्रयोग तब करें जब केस आपके पास पहले ही हॉस्पिटलाइजेशन का या कोई हाल जीत वाला मेजर ऐसा कुछ लेकर आए, तब आप इसको लगाइएगा, हर एक पर नहीं। दूसरी बात, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि मैं आपको दशा के बारे में बताऊंगा, अब जरा दशा की बात करते हैं। भाई 11 जून को इनकी, 11 जून 2001 को इनकी बुध में गुरु की महादशा थी, मरकरी जुपिटर महादशा। मैंने क्या देखा है, ये चक्रा बना है चंद्र नक्षत्र के आधार पर, और मैंने ये पाया कि जो जो लोग जिन्होंने भी इस कोट चक्र खराब आने के बाद अपने शरीर को त्यागा, वो सभी का मारक ग्रह की दशा चल रही थी फ्रॉम मून कुंडली, फ्रॉम चंद्र कुंडली। जो दशानाथ थे वो द्वादश आधिपति, सप्तम आधिपति या द्वादश भाव में स्थित या सप्तम भाव में स्थित ग्रह थे। वापसी अगर आप देखें, इस चार्ट पर चलते हैं, ये चार्ट था, इसमें हमने कहा गुरु में बुध की बात कर रहे हैं, जो दशा चल रही थी, तो देखेंगे चंद्र कुंडली से बुध जो है वो द्वादश आधिपति है, चंद्रमा से द्वादश आधिपति है और सेकंड हाउस में पोजिटेड है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, इससे पहले वाला चार्ट जो हमने लिया, जिसमें हमने अभी दशा लिखी थी, नहीं इसमें दशा अभी नहीं यूज हमने करी, इसको इससे पहले वाले को देख लेते हैं। यहाँ वीनस पे मैंने स्टार या साइन इसीलिए लगाया था क्योंकि इसकी दशा थी। और अब अगर हम कुंडली पे देखें कि वीनस इस कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है वहां से कहाँ का स्वामी है, तो द्वादश आधिपति है, द्वादश भाव में ही विराजित है। तो मेरा कहने का मतलब है दशा का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इसको देख रहे हैं कि दशा नाथ कौन है। अगर वो शुभ ग्रह है तो वो कहाँ स्थित है, महल के भीतर है या महल के बाहर है, तो इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। बाकी दादरी वाला केस हमने किया, आप थोड़ा सा एक डिफरेंट केस लेते हैं। बहुत ही यूनिक चार्ट था ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। 25 दिसंबर 1952 की कुंडली है, वृषभ लगन है, द्वादश में गुरु चंद्रमा है, थर्ड हाउस वी हैव केतु, इन द सिक्स्थ सैटर्न एक्सॉल्टेड, सेवंथ हाउस मरकरी, एट्थ हाउस सन। आपके सामने चार्ट है, आप देख ही पा रहे होंगे। चंद्रमा इज इन अश्विनी नक्षत्र, फर्स्ट पदा। चंद्रमा मेष राशि में है तो कोट स्वामी मंगल हुआ, और कोटपाल जब हम निकालेंगे तो क्योंकि वो चंद्रमा अश्विनी के पहले पद में है तो वो शुक्र आएगा, जहां तक मुझे याद है। तो ये हमने कोटपाल और कोट स्वामी लिख लिया। ये कुंडली है 19 अक्टूबर 1988 के ट्रांजिट की। अब आप ध्यान दीजिएगा, वैसे ही जिस मेथड से हम चल रहे हैं, स्तंभ भाग में वी हैव 2 मेलेफिक एंड 2 बेनेफिक। गुरु शुक्र दोनों पॉजिटेड है और राहु केतु भी पॉजिटेड है। शुक्र यहाँ पे कोटपाल है जिसको बाहर होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो अंदर है। मध्य भाग पे अगर हम ध्यान दें तो शनि प्रस्थान कर रहा है मध्य भाग में। उससे बाहर अगर हम आ जाएं तो वहां पर हमें मंगल नजर आता है प्रहरी स्थान में, और बुध नजर आता है, और सूर्य बिल्कुल ही बाहर बैठा हुआ है, चंद्रमा बिल्कुल बाहर है। अब
जब छात्रों को मैंने ये कुंडली दिखाई और मैंने लगाई कि थी बहुत जैसे मैंने कहा इंटरेस्टिंग फैक्ट इस जातक ने मुझसे शेयर किया, तो कहने लगे कि सर बताइए ये मेरा दिन कैसा रहा होगा। मैंने कहा 2 शुभ ग्रह केंद्र में हैं, मतलब स्तंभ में हैं, 2 क्रूर ग्रह भी हैं। और दशा मैंने उनसे पूछी तो उनकी उस समय की दशा थी चंद्रमा में गुरु। अगर आप वापस कुंडली पे ध्यान देंगे तो वृषभ लगन था और चंद्रमा अश्विनी में बैठा था यानी मेष में, तो गुरु द्वादशाधिपति भी था। ठीक नहीं है राहु केतु का स्तंभ में आना और कोटपाल का महल के अंदर आके बैठ जाना और प्लस ये वाली स्थिति। बट एक सेविंग फैक्टर जुपिटर का दिख रहा था, वीनस का दिख रहा था। तो मैंने कहा जी आपके लिए वो समय अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन मैं ओवरऑल बताऊं, अब व्यक्ति सामने बैठा है तो स्वाभाविक सी बात है, जीवित तो है ही। तो मैंने कहा लेकिन कोई बाल बाल बचना कुछ इस तरह की घटना को ये इंगित करता है। जातक ने जो शेयर किया मेरे साथ वो ये था कि जातक 1952 की कुंडली है उनकी और ये 1988 के दिन की घटना है। तो बोले कि मैं एक व्यापारी, दिल्ली के व्यापारी का एक चार्ट है ये, जिनकी कुंडली है वो दिल्ली में व्यापार करते हैं। उस समय वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ जुड़े हुए थे। तो जो पेमेंट कलेक्शन का काम होता है कि आप दूसरी स्टेट में जाइए, वहाँ पे पार्टी से पैसा लेकर आना है, ये वो काम किया करते थे। तो 1988 के दिन 1988 18 अक्टूबर के दिन ये दिल्ली से मुंबई गए। इनको काम ये दिया गया था मुंबई से पेमेंट कलेक्ट करो, फिर अहमदाबाद जाओ, अहमदाबाद से पेमेंट कलेक्ट करो और वापस दिल्ली आ जाओ। तो ये 18 तारीख को मुंबई पहुंचे, पार्टी से पेमेंट कलेक्ट की और उसके बाद जब ये 19 तारीख को इन्हें अहमदाबाद जाना था, उससे पहले शाम के समय इनको इनका कोई कॉलेज का मित्र मिल गया मुंबई में और बातचीत होने लगी। तो उनका शाम को बैठते हैं साथ में, बड़े दिनों बाद मिला और ये उनके साथ बैठ गए। तो देर रात तक बैठे रहे। आप समझ सकते हैं स्कूल उसके मित्र हो, कॉलेज के मित्र हो, वृषभ लगन हो जातक का और चंद्रमा द्वादश में हो, तो फिर वो सारे शौक पूरे होते हैं मित्रों के मिलने के बाद, तो वो अपने शौक में लग गए। अब कहते हैं कि सुबह 5:45 की फ्लाइट थी अहमदाबाद की और मित्र के साथ बैठने के कारण, रात को ज्यादा देर जागने के कारण वो फ्लाइट इन्होंने मिस हो गई। और वो फ्लाइट कौन सी थी? वो फ्लाइट थी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 और मुंबई से अहमदाबाद जा रही थी, जिसमें 135 लोगों में से 133 लोगों की मौत हो गई क्रैश होने की वजह से। और ये जहाँ तक वो बोर्ड नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज उनका वो मित्र आ गया था और मित्र के साथ रात को उन्होंने बैठकर भोग विलास में लग गए थे, तो वो समय मिल नहीं पाया और सुबह ये जा नहीं पाए। 1988 में आपको पता होगा मोबाइल फ़ोन का कल्चर था नहीं, क्योंकि मैं सब इसलिए बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे जैसा बताया, तो मुझे जान के बड़ा ताज्जुब हुआ, समझ समझ में भी आया कि ऐसा भी हो सकता है। तो बोले कि 1988 में सेल फ़ोन तो होते नहीं थे, तो फ़ोन किया गया। जिन्होंने भेजा था उन्होंने मुंबई में अपने मित्र को फ़ोन किया जहाँ से पेमेंट लेनी थी। उन्होंने कहा हाँ, आपका वो भांजा आया था और उसने पेमेंट ले ली है, हमने दे दी थी। उन्होंने अहमदाबाद फ़ोन किया तो अहमदाबाद वालों ने कहा वो तो नहीं पहुँचे, तो उनके घर में दिल्ली में शोक सभा चालू हो गई कि अरे बच्चा चला गया। कहते हैं फिर जब मैंने वहाँ पर एसटीडी से कॉल करके बताया नहीं मैं नहीं जा पाया और मैं बच गया, तो कहने लगे कि उस दिन के बाद से इनका जीवन ही पूरा परिवर्तित हो गया। जिसने मौत को इतने पास से देखा हो, तो वो कह रहे हैं मेरा मृत्यु का डर खत्म हो गया है और बड़ा ही लिबरल और दानवीर इनका स्वभाव है। तो ये एक घटना हुई 1988 19 अक्टूबर को, जब स्तंभ में 2 क्रूर ग्रह, 2 शुभ ग्रह, चंद्रमा से द्वादशेष की दशा चल रही थी। तो ये एक ऐसा चार्ट था जो मुझे लगा कि बच गए बाल-बाल, वो केस देखने को मिला। एक ये 10 फरवरी 1950 की कुंडली है, सेम मेथड है। इसको भी चंद्रमा 29 डिग्री 16 मिनट का विशाखा नक्षत्र में और तुला राशि का और शुक्र अगेन कोट स्वामी, कोटपाल को भी देख लेते हैं। तो ये एक कोट स्वामी कोटपाल की स्थिति बनी, शुक्र और गुरु बने। कुंडली में आप देखेंगे यहाँ मंगल और केतु 2 क्रूर ग्रह कोट स्तंभ के भीतर थे और जो कोट स्वामी शुक्र है, यदि उस पर ध्यान देने की कोशिश करें कि वो कहाँ विराजित है, तो वो बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, प्रहरी स्थान पर है। दशा उस समय बुध में मंगल की थी। जरा वापस चलते हैं 26 अक्टूबर 1982 के दिन इनकी बुध और मंगल कुंडली में कौन है? चंद्रमा से 12वें घर का स्वामी है बुध और 12वें भाव में बैठा है मंगल।
तो बुध और मंगल दोनों का संबंध चंद्रमा से द्वादश भाव से हुआ, और उस दशा में इस जातक का एक एक्सीडेंट हुआ, रोड रेज में, एक्सीडेंट भी नहीं कहूंगा, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद आपस में तनाव हो गया, दोनों पार्टी का झगड़ा चालू हो गया और उसमें इस जातक को मार दिया गया। तो ये घटना इस व्यक्ति के साथ हुई। तो इन शॉर्ट जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, पहले 2-3 बातों पर आते हैं, उसके बाद इसको विश्वनाथ जी को वापस करते हैं उनका मंच। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो इसको हर जगह नहीं लगाइएगा, रोज नहीं लगाइएगा, ये तभी लगाना है जब स्पेशल केस हो। मैंने आपको ये बताया कि दशा को देखने के साथ साथ इसको अप्लाई करिएगा, ये बात आपसे शेयर की। और कोटपाल कोट स्वामी से संबंधित और भी जो प्रश्न होंगे, अभी विश्वनाथ जी ने बताया है कि आप लोगों के सवाल हम वहां पर भी लेंगे, तो जब भी आपके प्रश्न आएंगे तो फिर बाकी जो आते हैं उसको हम देखते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद विश्वनाथ जी, आपने मंच दिया बोलने के लिए। थैंक यू सो Thank मच। you very much. Thank you, Nitin ji. It was very wonderful session, and I'm sure all the participants would have enjoyed this session.